कैसर अहमद शेख साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी उमूर के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मुझे ये फरमा दीजिए, वज़ीर आज़म ने कैबिनेट में तोसी की है। एक तरफ बात होती है सर किफ़ायत शियारी की, दूसरी तरफ अखराजात कम करने की बातें होती हैं, और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों में माशाल्लाह 150% इजाफा होता है, वज़रा की निस्फ सेंचुरी हो जाती है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि जब तक जो ब्यूरोक्रेसी की बात होती है ना, तो कोई उस पर बात नहीं करता। और ये जब पॉलिटिशियंस, देखिए 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हमारे मुख्तलिफ इदारों में ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सब उनसे डील करते हैं, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं ये भी सबको पता है। SOEs जो हैं पाकिस्तान के, वो 700 अरब सालाना खसारा कर रहे हैं। 10 सालों में 6000 अरब रुपए है, जिनको आप ज़्यादा तवज्जो तो हमारी उधर होनी चाहिए, इतना वसी खसारा हो रहा है। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, हर पॉलिटिशियन अपने अपने हल्के से इलेक्ट होके, पहले तो एक 8 लाख का हल्का होता है, और फिर 11% शायद परमिशन है पार्लियामेंट के, टोटल पार्लियामेंट के आप मिनिस्टर बना सकते हैं। ये कानूनी और आईनी इजाज़त है। अगर हम पॉलिटिशियंस को मौका नहीं दे के, मैं अगर मिनिस्टर हूँ ना, तो जब मैं एज एन MNA अपने इलाके में जाता था, तो मेरे ऊपर इतने इलाकाई जो हमारे वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी तवज्जो कम करती थी। अब जब मैं एज ए मिनिस्टर जाता हूँ तो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलता है, मेरी बात में ज़्यादा वो तवज्जो करते हैं, और लोगों को बेनिफिट होता है। हज़ारों लाखों लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। अब मेरे पास पूरी 4 डिवीजन में से मैं वाहिद इलेक्टेड मिनिस्टर था। अगर इजाफा किया गया ना, और अच्छा सर वो जो गैर मुंतखब लोगों को आपने शामिल किया है, मिसाल के तौर पर सर परवेज़ खटक साहब को ले लीजिए, वो भी अब कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं, और ये वो शख्सियत हैं कि जिन पर आप लोग कल तक करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी आप लोगों की तरफ से किया जाता था। वो आपके साथ एक मेज़ पर होंगे, कैबिनेट का हिस्सा वो बन गए हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा के कई सीनियर रहनुमा भी इस तैनाती पर नाराज़ हैं सर। तो ये ख्वाहिश किसकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की या उनके बड़े भाई की? सर किसकी ख्वाहिश पर आए हैं वो कैबिनेट में? देखिए, ये मुश्तरका होता है, पार्टी में जो फैसला होता है ना मुश्तरका होता है। उनके बड़े भाई भी हमारे क्योंकि लीडर हैं PMLN के, वो सिफारिश तो किसी न किसी की आती है ना सर, और कायद हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, क्योंकि ये पार्टी की होती है ना। और मैं ये महसूस करता हूँ कि आपने 2-3 ऐसे सर फैसला पार्टी का होता है, लेकिन किसी इनफरादी शख्सियत की तरफ से सिफारिश तो आती है ना, तजवीज़ तो आती है ना सर। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तजवीज़ किया नाम, या मियां नवाज शरीफ साहब ने तजवीज़ किया, या किसी और ने? नहीं, ये तो देखिए ना, ये मेरे नॉलेज में ना कहीं कैबिनेट में ये डिस्कस होता है। मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, वहाँ तो डिस्कस होता नहीं। और ये अभी बातें सामने आ जाती हैं, अभी तक ये पता नहीं है। मेरे ख्याल में तो मुश्तरका कोशिश होती है, ये मैं समझता हूँ। और जो 3 मुशीर शामिल किए गए हैं, वो बड़े अपनी अपनी जगह पे कॉम्पिटेंट और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। आपने देखा होगा, ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि पहले कोई इख्तलाफ रहता है, पॉलिटिशियंस में तो बिल्कुल है पार्टी सर, में इख्तलाफ तो रहता ही है, कोई दो राय नहीं है। घर में भी इख्तलाफ होता है। अगर KP के तो फिर आपस में चीफ मिनिस्टर थे, वो वक्त भी हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है, पर उसके बाद जो तब्दीलियां हुई वो भी फिर KP के हमारे सामने। मुझे ये फरमाइए सर, फैसल वावडा साहब ने KPT की 40 अरब की ज़मीन 5 अरब में देने का दावा किया था सर। मेरे प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक कमेटी बना दी है, जिसने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट भी भिजवा दी है। तो क्या सामने आया उस रिपोर्ट में सर? नहीं, इस पे कोई कमेटी मेरे नॉलेज में नहीं है। राना साहब को शायद वो एक ड्रेजिंग पे कमेटी बनाई थी। पहले KPT की जो ड्रेजिंग हुई थी ना, मुख्तलिफ अखबारों ने उनके बारे में लिखा था, तो उस पर एक तहकीकाती कमेटी बनी थी, और उसकी रिपोर्ट जो है वो रिवील होगी, उस पर डिस्कस हुआ है। ये फैसल वावडा साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात की थी कि 500 एकड़ ज़मीन ये 2005 में अलाट हुई थी। ये उस वक़्त एडवर्टीज हुआ था 2005 में, और फिर उसकी 2% सिर्फ पेमेंट उस पार्टी ने की, बाकी 8% पेमेंट और करनी थी, उसने नहीं की, और वो कोर्ट में चले गए। और वो अभी तक उसमें कोर्ट के तहत वो स्टे उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन वो ज़मीन उनको उसके बाद फैसला ये किया गया कि आउटसाइड द कोर्ट, क्योंकि 15 साल से ये केस चल रहा था
कि आपस में एमिकेबली कोई ना कोई रिजॉल्व किया जाए। तो बोर्ड ने कोई फैसला किया है, लेकिन वो भी फैसला जो है उस पर भी उस पार्टी ने उसकी पेमेंट भी नहीं की। जो नया फैसला हुआ था, जो फैसल बाबडा साहब कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि काफ़ी रेट कम था जिस पे ये आउटसाइड द कोर्ट फैसला किया जा रहा था कि चलो उस पुराने मसले को रिजॉल्व करें, लेकिन वो रेट ठीक नहीं था। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो भी उस पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं की। और ये मामला नैब के पास भी है, और वो अभी जो हमारी ऑफ़र थी वो भी बोर्ड ने ही ऑफ़र की थी। मेरे नॉलेज में तो नहीं थी वो बात, लेकिन फैसल बाबडा साहब ने कहा तो मैं पोर्ट कासिम गया और जाके मैंने इंफॉर्मेशन ली, तो वो ऑफ़र भी अब बोर्ड ने वापस ले ली है। तो किसी किस्म की ज़मीन किसी के हैंडओवर नहीं हुई। जिस ज़मीन की बात हो रही है समुंदर के 15 साल पुराना मामला है। कैसे साहब, ये जिस जमीन की बात हो रही है सर, ये है कहाँ जमीन और कौन लोग थे जिनको ये जमीन दी गई थी और किसके लिए दी गई थी सर? ये 20 साल पुराना, 15 साल नहीं 20 साल पुराना वाक़या है। 2005 का वाक़या है। उस वक्त ये ज़मीन की एडवर्टीजमेंट की गई थी, कुछ डॉलर्स में, US डॉलर्स में दिया गया। उस पार्टी ने सिर्फ 2% उसकी पेमेंट की, और बाकी 8% कुछ थोड़े दिनों बाद करनी थी। उसने पेमेंट करने की बजाय, क्योंकि हमने जब कहा बोर्ड ने उनको कहा कि आपने पूरा बताया ना कि ये मामला कोर्ट में चला गया, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल आपने सारी बातें बताई। मैं तो ये पूछ रही हूं कि किसको गई थी, कहां पर है? ये एक पार्ट, ये समुंदर के बिल्कुल तय पे है, समुंदर के करीब है, लो लाइंग एरिया में है। मैं जाके ज़मीन मैंने देखी है, वैसे भी मैं फेमिलियर हूँ उस पूरे पोर्ट कासिम के ज़मीन से। तो वो जो ऑफ़र दी गई थी ना, जो ऑफ़र मेरे बाबा साहब सही कह रहे हैं कि रेट उसका बहुत कम था, और ये इंडस्ट्री लगाने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूज़ था इसका, लेकिन वो तो दी नहीं गई ना ज़मीन। तो उसने पेमेंट ही 8% नहीं की। जो नई ऑफ़र थी ना, जो कम रेट की ऑफ़र थी, वो भी उस पार्टी ने पेमेंट नहीं की। और नैब में भी वो केस चल रहा है, और कोर्ट्स में भी चल रहा है। और हमारी जो ऑफ़र थी हमारे बोर्ड की, वो भी उन्होंने वापस ले ली है ऑफ़र भी। तो कोई एक्चुअल किसी किस्म की ट्रांजैक्शन यानी ज़मीन हैंड ओवर नहीं हुई, और अभी तक वो कोर्ट में। और सर ये भी ज़रा मुझे बता देंगे कि KPT के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशली ड्राइवर्स, उनको डॉलर्स में तनख्वाह दी जा रही है? इज़ इट ट्रू? नहीं, उनको रुपये में तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आम स्केल से ना काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। KPT में आप ये अंदाज़ा कीजिए, जो ओवर टाइम था ना, वो जो ओवर टाइम तकरीबन 14 करोड़ रुपए महीने का था, वो कम होके अब 7-8 करोड़ हो गया। ये सिर्फ एक ओवर टाइम 6 करोड़ रुपए महीना कम हुआ है। फिर जो इनके जो जैसे आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं आम ड्राइवर की, और आम के भी 1.5-2 लाख, और ये बहुत अरसे से ये सारे मामला चल रहे थे। सर मुझे क्लोज करना है, सिर्फ मुझे हाँ या ना में बता दीजिए कि ये कम करने के चक्कर में और ओवर टाइम के चक्कर में कुछ करप्शन भी हो रही थी? नहीं, करप्शन नहीं हो रही थी। इन्होंने खुद बोर्ड में फैसले किए थे पिछले सालों में, बोर्ड में ही फैसले करके उनको ओवर टाइम, जो कि ओवर टाइम मुनासिब नहीं है, पहले ही तादाद ज़्यादा है, हमारे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है ओवर टाइम की। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। सेगमेंट का वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया।